प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कल हम अपने 5वें पाठ के व्याकरण संबंधित प्रश्नों को कर रहे थे। कल हमने भाषा से के अंतर्गत आपको प्रत्यय, ई प्रत्यय से बनने वाले क्या बताए थे आपको, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अगर हम ई प्रत्यय लगा दिया जाए तो वह विशेषण बन जाते हैं। इसके बारे में हमने कल आपको बताया था। और प्रत्यय के बारे में बताया, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं जिसका कि मूल शब्द से अर्थ अलग होता है। तो हमने देखा कि भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा जो हमें दी गई थी, इसमें हमने ई प्रत्यय, बड़ी ई प्रत्यय लगाकर हमने विशेषण बनाए थे। जैसे अनुभव से अनुभवी, धन से धनी। तो अनुभव कौन सा शब्द है? अनुभव है भाववाचक शब्द। संज्ञा के 3 भेद आपको बताए थे हमने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक बताया। तो भाववाचक संज्ञा में अगर हम ई प्रत्यय लगाते हैं तो वह विशेषण बन जाता है। तो अनुभव था हमारा भाववाचक संज्ञा, इससे बनने वाला शब्द है अनुभवी, तो ये विशेषण है। ठीक उसी तरह धन क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। और इसमें अगर ई प्रत्यय लगता है तो धनी बन जाता है। तो कौन कौन से हमने एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ ताकि हम अपना अगला प्रश्न कर सकें। तो एक बार इसे पुनरावृत्ति की तरह समझ लेते हैं। अनुभव भाववाचक संज्ञा है, इससे विशेषण बनता है ई प्रत्यय लगाने पर अनुभवी। ठीक उसी तरह आलस से आलसी, परिश्रम से परिश्रमी, हिम्मत से हिम्मती और लालच से लालची। धन एक जातिवाचक संज्ञा है और इसमें अगर हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो धनी बनेगा। तो इसी तरह ठीक समुद्र से समुद्री, पहाड़ से पहाड़ी, किताब से किताबी, मैदान से मैदानी। तो हमने प्रत्यय के बारे में जाना कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर या जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। और आज हम दूसरा प्रश्न करेंगे, उदाहरण के अनुसार शब्दों का ध्वनि विश्लेषण करें। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। ये भी है भाषा के अंतर्गत व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। भाषा से प्रश्न है दूसरा, उदाहरण के अनुसार, उदाहरण के अनुसार उदाहरण के अनुसार शब्दों का ध्वनि विश्लेषण करें। ध्वनि विश्लेषण करो। उदाहरण के अनुसार शब्दों का ध्वनि विश्लेषण करो। हमारा पहला उदाहरण का जो शब्द है वो है व्यापारी। व्यापारी क्या बनेगा? हम अब इनमें वर्णों को अलग अलग करके लिखना है और बीच में हम जमा या धन का चिन्ह लगाएंगे। हम वर्णों को, अब हमें पता है ये शब्द वर्णों से बनते हैं। वर्ण में ध्वनि, वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, तो हमें इन्हें छांट करके लिखना है अलग अलग। हमें
स्वर और व्यंजनों को अगर आप कहा जाए, हम छांट करके अलग अलग लिख रहे हैं और यही हमें ध्वनि विश्लेषण कहलाता है, या वर्ण विच्छेदन भी हम कह सकते हैं इसे। शब्दों के जो वर्ण होते हैं उनको अलग अलग छांट कर लिखना या जो ध्वनियों को अलग अलग करना, ये दोनों ही कराते हैं। तो व्यापारी में हम देख रहे हैं आधा व है, या हम इसे शुद्ध कहेंगे ये तो व व्यंजन है, क्योंकि आपको पता है व्यंजन हम लिख सकते हैं। शुद्ध व्यंजन जो होता है हलंत के साथ हम लोग लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते। उच्चारण की दृष्टि से केवल हम ध्वनि का ही स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं, बोले जा सकते हैं, लेकिन व्यंजन को हम अगर बोलना चाहते हैं तो हमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है। तो ये व्य व्यंजन है, शुद्ध व व्यंजन है। तो वो व्यंजन कैसे लिखते हैं? वो हलंत के साथ आधा वो, क्या इसमें हम कहेंगे स्वर नहीं लगाए, ये शुद्ध व्यंजन है या स्वर नहीं लगा। उसके बाद में हम धन का, ये प्लस का निशान है, इसे धन बोलते हैं या जमा बोलते हैं। इसे धन बोला जाता है या फिर जमा बोला जाता है। फिर यह व्यंजन हलंत के साथ इसमें कौन सी मात्रा लगी है? आ की मात्रा लगी, वो भी लिखेंगे। धन का निशान लगाते हैं, याद रखना है। धन या जमा जो प्लस का निशान है ये हमेशा लगाते रहेंगे। और आ, या फिर प पे आते हैं, फिर धन का निशान, जमा का निशान, प हलंत। अब इसमें प में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है, हमें पता है। आ, अब र पे चलते हैं। तो र व्यंजन कैसे लिखा है? र में हलंत, जमा, बड़ी ई लगी है। ये क्या है? बड़ी ई। तो हम बड़ी ई लिखेंगे इस तरह। तो ये था हमारा, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये जो हम ध्वनि विश्लेषण कर रहे हैं, वर्णों को अलग अलग करके लिखने की का ही ढंग। हमारा शब्द है व्यापारी, तो वो हलंत के साथ है, इसका अर्थ है इसमें अ नहीं मिला हुआ है, शुद्ध व व्यंजन है। तो व जमा यह हलंत, और इसमें आ की मात्रा जुड़ी है, हमने आ की मात्रा लिखी। ठीक उसी तरह प हलंत, प व्यंजन है, इसमें आ की मात्रा जुड़ी है, हमने जमा आ लिखा है। और र जो है, र व्यंजन में बड़ी ई की मात्रा है, आपको दिख रही है। तो ये हमने समझ लिया। अब इसी तरह हमें 4 और शब्द दिए गए हैं। आलसी, पत्नी, अनुभवी, और चौथा शब्द है चुपचाप। हम इन्हें भी लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला शब्द है आलसी से, तो मैं इसे मिटा दूं। हमारा अगला शब्द है आलसी। आलसी, तो ये स्वर से ही है। देखो ये जो शब्द है आ स्वर से ही, तो आ ही लिखेंगे इसमें, ये खुद स्वर है। और स्वर स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। आ, जमा। अब ल पे चलते हैं। ल व्यंजन है, तो ल में अ मिला हुआ है, तो ल हलंत, ये व्यंजन हो गया। और इसमें अ मिला हुआ है, हमने अ भी लिख दिया। अब किस पे चल रहे हैं हम? सी पे चल रहे हैं। तो स व्यंजन स हलंत के साथ लिख दिया। और ये बड़ी ई की मात्रा है, तो जमा इसकी तरह ही कि हमने बड़ी ई भी। इसमें भी देखो व्यापारी में र में बड़ी ई की मात्रा थी और स में भी बड़ी ई की मात्रा थी, तो ठीक उसी तरह हमने इधर भी उसे लिख दिया। तो ये था हमारा पहला शब्द। अब आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से शब्दों का ध्वनि विश्लेषण कर रहे हैं। ध्वनि का अर्थ है वर्णों को अलग अलग लिखना। वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और व्यंजन शुद्ध रूप से हम हलंत के साथ ही लिख सकते हैं। व्यंजन को हम शुद्ध रूप से हलंत के साथ ही लिख सकते हैं।
तो ये हमने इस तरह से लिखा। अब आगे चलते हैं। दो और हमारा जो है दूसरा शब्द है पत्नी, तो मैं मिटा देता हूँ। आपने ये नोट कर लिया होगा। मैं अपने दूसरे शब्द पे जा रहा हूँ, पत्नी। इसे ध्यान से लिखना है और समझना है। ये आपके लिए शायद नया है, तो इसे समझ करके ही लिखना है, तभी हम कर सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में मैं कोई दूसरा शब्द दे दूँगा, आप इसे याद करने की कोशिश ना करें। परीक्षा में आपको कोई दूसरा ही शब्द दे दिया जाएगा। तो अगला है हमारा पत्नी, पूरा प, आधा त, न में बड़ी ई की मात्रा। तो पहले शब्द को ध्यान से हमें देखना। तो प व्यंजन है। प क्या है? व्यंजन है। और हम प में अ मिला होता है, प हलंत, ये शुद्ध प व्यंजन लिखा, और इसमें अ मिला था तो स्वर अ भी लिख दिया। अब हमने इसको लिख चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम त पे चल रहे हैं। त आधा है, मतलब ये शुद्ध रूप से त व्यंजन। त व्यंजन को हम इसी कर लिखते हैं, इसमें कोई स्वर नहीं मिला है। अब आते हैं न, नी, वो है न व्यंजन, न हलंत, मात्रा है, फिर बड़ी ई की। ध्यान से देखिए, मात्रा है बड़ी ई की, तो हम बड़ी ई लिख रहे हैं। इस तरह हमने पत्नी का भी ध्वनि विश्लेषण किया। बहुत आसान है, इसे नोट कर लीजिए। इसे बुक में ही नोट कर सकते हैं, जगह दिया है हमारे पास, जगह की कोई कमी नहीं है। अगला है अनुभवी। अनुभवी शब्द है, अनुभवी। और इसे मैं नीचे लिख लेता हूँ। पत्नी के बाद हमने दूसरा शब्द लिखा, अनुभवी। तो सबसे पहला क्या है? अ एक स्वर होता है, हमें पता है। ये स्वतंत्र रूप से लिखा और बोला जा सकता है। अ जमा, इसमें कोई हलंत नहीं लगाएगा, स्वरों में कोई हलंत नहीं लगाया जाता। व्यंजन जो होता है उसमें हलंत लगा के हम फिर अ लिखते हैं, तो कोई अ में हलंत ना लगाए। अ तो हमने लिख दिया। अब न पे चलते। न व्यंजन है, हमने लिख दिया। कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा, तो हमने छोटा ऊ लिख दिया। अब ने अ लिख दिया, नू लिख दिया। भ पे चलते हैं और भ हलंत लिखेंगे। भ हलंत जमा अ, क्योंकि भ में अ होता है, भ में ही अ होता है। उसके बाद आ जाते हैं। अब आगे चलते हैं। व व्यंजन, वो व्यंजन लिखना। वो में क्या है? बड़ी ई की मात्रा था, तो हम जमा बड़ी ई। तो ये था हमारा ध्वनि विश्लेषण अनुभवी का। ये आपने नोट कर लिया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। एक और अंतिम एक शब्द और बचा है हमारा, चुपचाप। चुपचाप तो मैं मिटा देता हूँ। ये हमारा अंतिम शब्द है, चुपचाप। तो मैं इसे मिटा ही देता हूँ, आपने नोट कर ही लिया है। शब्द है
चुपचाप, चुपचाप। तो शुरू करते हैं, जैसे कि हमेशा आगे से शुरू करते हैं। च मात्रा कौन सी लगी है? छोटा हो, तो च हलंत लिखूँगी। ये च व्यंजन हो गया, जमा का निशान, फिर छोटा चू हमने कर दिया। अब प पे चलते हैं, तो प है व्यंजन, तो प हलंत जमा अ, तो क्या है? प हलंत जमा अ, और प बन गया। प तक हमने लिख लिया। अब आते हैं फिर चाप, तो च व्यंजन च हलंत के साथ लिखा जाता है, आपको पता ही है। और इसमें कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है, तो हमने स्वर आगे लिख दिया। फिर प क्या है? फिर ये प व्यंजन है, तो प हलंत के साथ आएगा, प हलंत के साथ, और हलंत अ। तो ये था हमारा चुपचाप। बहुत ही सरल था, आपने देखा कैसे हम इसे वर्णों के अनुसार अलग अलग करते गए, और अलग करने के लिए हमने जमा या धन का निशान लगाया, प्लस का निशान लगाया। तो आप इसे बुक पे नोट कर लेंगे। ये हमारा दूसरा प्रश्न था। तो अब हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। ये आपके लिए नया है, इससे पहले आपने, हम कहेंगे, ध्वनि विश्लेषण या वर्ण विच्छेदन नहीं किया है। तो हम शब्दों को वर्णों के अनुसार लिखते हैं इसमें। जैसे हमने च में देखा, छोटे ऊ की मात्रा थी, तो च को च हलंत लिखा गया है। इसमें जो ऊ है, क्योंकि स्वर है, हमने उसको अलग करके छांट करके लिख दिया। उसके बाद हम प पे चलते हैं। प एक व्यंजन है, प में अ मिला होता है, आपको पता ही है। व्यंजन जो है शुद्ध रूप से इस तरह लिखा जाएगा, जैसे ये शुद्ध रूप से प व्यंजन है, और इसमें अ मिला हुआ है, तो हमने इसमें अ भी लिख दिया जमा करके। अब आ जाते हैं, अब चा पे चलते हैं। तो च व्यंजन जमा आ, क्योंकि आ की मात्रा है, दिख रही है आपको। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आपको पता ही है। फिर से एक बार याद दिला दूँ, आ की मात्रा एक खड़ी रेखा होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जब हम प लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अ लिख रहे हैं। इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प में अ की मात्रा है, और लेकिन प में अ की मात्रा लिखी नहीं जाती। अ की मात्रा का लिखित रूप नहीं होता है, लेकिन हम जब इसको वर्ण विच्छेदन करें तो अ लिखेंगे। हम पूरा अ लिखेंगे, स्वरों को लिख रहे हैं ना। उसी तरह फिर प कैसे लिखें? ये प हलंत, ये प व्यंजन हो गया, उसमें अ मिला होता है, तो प। और इसमें आ की मात्रा दिखाने के लिए हमने आ लिखा। तो ये था हमारा शब्दों का ध्वनि विश्लेषण। अब अपने अगले तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये भी बहुत आसान है। हमारा तीसरा शब्द है रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। प्रश्न भी बड़ा आसान है। रेखांकित मतलब जिसके नीचे रेखा खींची। तो रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से, विलोम शब्द से, विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो।
तो जो रेखांकित शब्द दिया है वाक्य में उसका विलोम करना है। याद रखना, जो हमें शब्द दिया है रेखांकित, जिसके नीचे रेखा खींची है, वाक्य में जिस शब्द के नीचे रेखा खींची है उसका विलोम शब्द हमने लिख करके वाक्य को पूरा करना है। तो बड़ा आसान है। तो पहला है क भाग है। धनी हो या धनी रेखांकित शब्द है। ध्यान से देखिए, धनी के नीचे रेखा खींची हुई है। धनी हो या धनी हो या निर्धन। धनी हो या निर्धन, तो ये हमारे हमने धनी का विलोम शब्द लिखा है। आपने देखा धनी रेखांकित शब्द था, हमने इसका विलोम लिखा है निर्धन। धनी हो या निर्धन, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। सभी को समान अधिकार प्राप्त है। आगे चलते हैं। ख, विवेक ने कभी पिता को रिक्त स्थान नहीं की, हमेशा वह उनकी आज्ञा, ये रेखांकित शब्द है, का पालन किया। तो आज्ञा का हमें विलोम पता करना है। तो आज्ञा का विलोम क्या होता है? अवज्ञा। तो हम लिखेंगे, वाक्य को पूरा लिखेंगे। तो ये हमारा ख है। क भाग हमने कर ही लिया है। ख पे चलते हैं। हमारा ख वाक्य है, विवेक ने कभी पिता की एक स्थान नहीं की हमेशा उनकी आज्ञा, ये हमें रेखांकित दिया हुआ है। आज्ञा का पालन किया है, आज्ञा का पालन किया है। तो आज्ञा का हम विलोम लिखेंगे। आज्ञा का होता है अवाज्ञा। अवाज्ञा, आज्ञा अवाज्ञा, ये विलोम शब्द है। आज्ञा का विलोम अवाज्ञा। इसमें निर्धन का विलोम धनी, या हम कह सकते हैं धनी का निर्धन। तो ये था हमारा ग भाग। ख भाग, ग पे चलते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ। ख, ख, ग, हमारा ग वाक्य है। हमारा ग वाक्य है, तुम
रिक्त स्थान दिया हुआ है, तुम होकर घर जाओ, तुम होकर घर जाओ, मेरी चिंता न करो, मेरी चिंता न करो, तुम होकर घर जाओ, मेरी चिंता न करो। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द है चिंता, तो हमें चिंता का विलोम लिखना है। चिंता का विलोम होता है निश्चिंत हो, बिना चिंता के। निश्चिंत का क्या अर्थ होता है? बिना चिंता। तो हम यहाँ ये लिखेंगे निश्चिंत, निश्चिंत होकर घर जाओ, मेरी चिंता न करो। हमारा घ है, घ पे चलते हैं। परिश्रमी, ये दिया हुआ शब्द परिश्रमी, और ये रेखांकित भी है। व्यक्ति ही अपनी मंजिल पाता है, परिश्रमी व्यक्ति ही, परिश्रमी व्यक्ति ही अपनी मंजिल, अपनी मंजिल पाता है, अपनी मंजिल पाता है। अल्पविराम, ये है रेखांकित शब्द। अब हमें इसे पूरा करना है। व्यक्ति नहीं, रिक्त स्थान दिया है, उसके बाद है व्यक्ति नहीं। तो परिश्रमी व्यक्ति ही अपनी मंजिल पाता है। परिश्रमी का विलोम होता है आलसी व्यक्ति नहीं। परिश्रमी का क्या होता है विलोम? आलसी। मैंने लिख दिया परिश्रमी का विलोम होता है आलसी, और ये हमने वाक्य भी पूरा कर दिया है। अगला है अंग, इसको आपने नोट कर लिया है, मैं इसे मिटा देता हूँ। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, मेरी चिंता न करो। चिंता जो शब्द है वो रेखांकित है। इसमें क्या दिया है? चिंता जो शब्द है रेखांकित है, हमें इसका विलोम शब्द चुनना है। चिंता का विलोम होता है निश्चिंत। जरा उच्चारण भी देखना है। चिंता, चिंता का विलोम होता है निश्चिंत। तो हमें चिंता का विलोम लिखकर इसे पूरा करना था, तो हमने यहाँ लिखा निश्चिंत। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, मेरी चिंता ना करो। ग था, ठीक उसी तरह हमारा अगला शब्द था परिश्रमी, और ये रेखांकित शब्द है। रेखांकित मतलब इसके नीचे रेखा खींचा हुआ है, और रेखांकित शब्द का हमें विलोम लिखना होता है वाक्य को पूरा करने के लिए। तो परिश्रमी व्यक्ति ही अपनी मंजिल पाता है, और परिश्रमी का विलोम होता है आलसी व्यक्ति नहीं। तो हमें जानते ही हैं कि परिश्रमी व्यक्ति ही अपनी मंजिल को हासिल करता है, पाता है, आलसी नहीं। तो एक तरह से विलोम शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि कैसे वाक्य को हम विलोम शब्द लिख करके पूरा कर सकते हैं। तो विलोम शब्द हम लोग याद करें, परीक्षा में ऐसा भी आ सकता है कि चिंता का विलोम शब्द बताओ निश्चिंत, या फिर ऐसा आ सकता है निश्चिंत का विलोम शब्द लिखो, तो आपको चिंता लिखना होगा। हम दोनों तरफ से तैयार रहेंगे। परिश्रमी का विलोम आलसी, आलसी का विलोम परिश्रमी। तो अरे इसमें अभी दो और वाक्य बचे हुए हैं जिसे हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।